हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार कंटिन्यू कर रहे हैं डिसोल्यूशन चैप्टर। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है ये, रिटायरमेंट के कंपैरिजन में, डेथ के कंपैरिजन में। ठीक है, तो आज की क्लास में क्वेश्चन कर रहे हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है, रियलाइजेशन अकाउंट वाला ही क्वेश्चन है, सिंपल है। ठीक है, तो बैलेंस शीट थोड़ी सी बड़ी लग रही है, तो एक बार डिस्कस करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या हमारे को करना है। तो दो पार्टनर्स है ए और के, और इनका रेशो देखो आपको ऊपर गिवन है 3:2। फिर कह रहे हैं ऑन 31 मार्च, तो आपको बैलेंस शीट गिवन है। ठीक है, तो बैलेंस शीट में ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे ढूंढनी है, चीज़ें ढूंढनी है, क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं। तो एक एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड गिवन है, ये ना लाइबिलिटी ही होता है, नॉर्मल लाइबिलिटी होता है। तो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड को ना आपने नॉर्मल रियलाइजेशन में ही भेजना है। ठीक है, इसको पार्टनर्स कैपिटल में नहीं भेजना, मैंने क्रॉस इसलिए लगाया है क्योंकि बच्चे इसको ना पार्टनर्स कैपिटल में भेज देते हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल में नहीं भेजना, इसको नॉर्मल रियलाइजेशन में ही भेजना है और नॉर्मल ट्रीटमेंट ही करना है जैसे आप एनी अदर लाइबिलिटी का करते हो। ठीक है, फिर है मिसेज आशीष लोन, ये मिसेज है। ठीक है, तो मिसेज का मतलब हो गया जो हमारा पार्टनर आशीष है उसकी ये वाइफ है, तो ये उसकी वाइफ है, तो ये एनी थर्ड पार्टी लोन की तरह ही ट्रीट होगा, तो ये भी आपने रियलाइजेशन में ही भेजना है। ठीक है, फिर गिवन है कनव का लोन, कनव हमारा पार्टनर है, तो ये रियलाइजेशन में मत भेजना। ठीक है, इसको रियलाइजेशन में नहीं भेजेंगे, इसका लोन अकाउंट अलग से चलेगा। फिर आपको गिवन है वर्कमैन कंपनसेशन फंड। वर्कमैन कंपनसेशन फंड की अगर एडजस्टमेंट नहीं है, क्लेम नहीं है, तो ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। बाकी हम देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन में एडजस्टमेंट है या नहीं है, बट अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो ये रियलाइजेशन में नहीं जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपका जाएगा रियलाइजेशन में, क्योंकि देखो राइट साइड पे मुझे इन्वेस्टमेंट दिख रही है, तो एसेट दिख रही है, उससे रिलेटेड उसका रिजर्व दिख रहा है, तो ऐसे केस में हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को रियलाइजेशन में भेजेंगे, क्योंकि उसकी उसी से रिलेटेड उसकी एसेट भी दिख रही है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट तो कैपिटल में ही जाएगा। एसेट्स में देखो आपको लास्ट में दिख रहा है पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट एसेट्स में लिखा है, इसका मीनिंग क्या होता है बेटा, ये इसका मीनिंग होता है, ये होता है लॉस। ठीक है, तो ये हमारा लॉस हो गया, तो लॉस कहा जाता है, सभी चैप्टर्स में सेम ट्रीटमेंट, पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा डेबिट साइड में। ठीक है, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, चाहे डिसोल्यूशन हो, सब में कहा जाएगा, ये पार्टनर्स कैपिटल डेबिट में जाएगा। नीचे देखते हैं एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स आपको गिवन है, आशीष अग्रीड टू टेक ओवर फर्नीचर एट 38,000 एंड पे मिसेज आशीष लोन। तो सिंपल है भाई, पार्टनर फर्नीचर लेके जा रहा है, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट आपको यूज करना है रियलाइजेशन में बैंक अकाउंट की जगह। ठीक है, और थर्ड पार्टी लोन है मिसेज आशीष का लोन, तो ये भी हमने पे करना था, तो पे हम नहीं कर रहे हैं, हम आशीष की कैपिटल अकाउंट में ही पैसा ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, फिर कह रहे डेटर्स रियलाइज 18,500 एंड प्लांट रियलाइज 10,000 मोर। तो डेटर्स से कितना मिला, 18,500 मिला, तो डेटर्स हमारे 19,000 के हैं, यहाँ पे देखो डेटर्स बैलेंस शीट में दिख रहा है 19,000 के। इनसे कितना पैसा मिला, 18,500 मिला। 500 रुपए का नुकसान हो गया ना, कोई बात नहीं, डिसोल्यूशन चैप्टर है, लॉस वगैरह हो गया, कोई दिक्कत नहीं, उसको कहीं नहीं लिखना। ठीक है, फिर कह रहा है प्लांट रियलाइज 10% मोर, यहाँ पे भी 10% का भले ही फायदा होगा, वो भी कहीं नहीं लिखना, कितना एक्चुअली में पैसा मिला सिर्फ वही आपने डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन में डालना है। फिर है कनफ टू कवर 40% ऑफ द स्टॉक एट 20% लेस देन द बुक वैल्यू। तो कनफ टू कवर 40% ऑफ द स्टॉक, तो 24,000 का यहाँ पे स्टॉक है, तो इसका पहले निकालना 40%। ठीक है, और जो भी वैल्यू आएगी उसमें से माइनस कर देना 20%। ठीक है, तो उतना स्टॉक हमारा कनव ले गया, और जो बचा कुचा स्टॉक है, यानी कि 60% का स्टॉक हमारा बचा कुछ है, तो 60% के स्टॉक पे हमें 10% का फायदा हुआ है बाहर मार्केट में बेचने पे। ठीक है, तो बाय बैंक करके लिख देंगे। कैलकुलेशन में मैं रियलाइजेशन करते हुए दिखाऊंगा कि क्या अमाउंट्स आ रहे हैं एक्चुअली में, बट अभी जस्ट मैं आपको मीनिंग बता रहा हूँ कि एडजस्टमेंट्स का मीनिंग क्या। नेक्स्ट है ट्रेड क्रेडिटर्स टू कवर इन्वेस्टमेंट्स इन फुल सेटलमेंट। तो एक एसेट और लाइबिलिटी जब आपस में सेट ऑफ हो जाती है तो उसकी क्या होती है, नो एंट्री। ठीक है, इसकी नो एंट्री मतलब ना बाय बैंक करेंगे ना टू बैंक करेंगे, सिर्फ ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे और उसके बाद बाय बैंक टू बैंक कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, ये मतलब होता है एसेट और लाइबिलिटी जब आपस में कट जाती है, सेट ऑफ होती है। लास्ट है कनव अग्रीड टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीट डिसोल्यूशन एट एन अग्रीड रेम्यूनरेशन ऑफ 12,000 एंड टू बियर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, तो कनव को हम 12,000 रुपए दे रहे हैं और उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस यही बियर करने वाला है। एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 8,000 रुपीज। ठीक है, तो ये जो 8,000 रुपये है ना, ये कहीं ना कहीं अब इग्नोर होने वाले हैं, क्योंकि ये तो कनव पे करेगा ना, हमारा पार्टनर पे करेगा, क्योंकि उसने बोला है मैं बियर करूंगा, बियर मतलब यही सहेगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रिस्पॉन्सिबल है रियलाइजेशन के खर्चे के लिए। तब अगर कल को रियलाइजेशन का खर्चा 8,000 हो, 80,000 हो, कुछ भी हो, पे कौन करेगा, इसको कनव करेगा, तो फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये पे करने की नहीं है, तो इस फिगर को आप इग्नोर कर दोगे। फिगर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो क्या रहेगी, 12,000। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है,
और यहाँ पे देखो बोर्ड एग्जाम्स में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ रखा है, क्लियर लिखा है 2090, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, एक्सपेक्ट करो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले रियलाइजेशन की डेबिट में आप लिखोगे टू सन्ड्री एसेट्स, ठीक है, जो हम एसेट्स यहाँ पे कॉपी करेंगे बैलेंस शीट से। और क्रेडिट साइड पे आप लिखोगे बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, ठीक है, जो हम लाइबिलिटीज यहाँ कॉपी करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ स्टॉक, ठीक है, फिर लिख रहे हैं डेटर्स, और क्या आएगा फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। तो सारी की सारी चीजें आएंगी, P&L अकाउंट नहीं जाएगा, वो मैंने बता दिया, उसको नहीं भेजना, ठीक है। तो ये मैं सीधे बाहर ही लिख देता हूँ। तो स्टॉक हमारा है 24,000 का, और उसके बाद डेटर्स है 19,000, फर्नीचर है 40K, प्लांट है 2,10,000 और इन्वेस्टमेंट्स है 32,000, ठीक है। ये जस्ट मैं बैलेंस शीट से देख देख कर कॉपी कर रहा हूँ, पहला स्टेप कॉपी पेस्ट का ही होता है। उसके बाद यहाँ पे है ट्रेड क्रेडिटर्स, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ठीक है, मिसेज एज लोन, आशीष का वाइफ का लोन, ठीक है, और कुछ नहीं आएगा। अच्छा हाँ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये चीजें आएंगी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इसलिए आएगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर हम लिख रहे हैं। तो जस्ट बैलेंस शीट से कॉपी करेंगे। ट्रेड क्रेडिटर्स 40,000, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 60,000, मिसेज एज लोन 9,000 रुपए, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो जाएगा 4,000 रुपए, ठीक है। ये तो मैंने क्वेश्चन की बैलेंस शीट से डेटा कॉपी करा है। इसके बाद हम बाय सेल का हिसाब देखेंगे। तो पहली एडजस्टमेंट को देखो करेंगे। पहली एडजस्टमेंट में कह रहा था आशीष अग्रीड टू टेक ओवर फर्नीचर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैंक लिखते अगर बाहर बेचते, लेकिन बाहर नहीं बेच रहे तो बाय एज कैपिटल अकाउंट यहाँ पर हम लिखेंगे। और फर्नीचर लेकर जा रहे हैं ये 38,000 में, तो यहाँ पे लिख दिया 38,000 और ब्रैकेट में लिख दिया फर्नीचर, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट में एडजस्टमेंट का कर रहा हूँ। और इसके बाद ये मिसेज एज लोन है, तो अगर ए का लोन हम पे करते हैं हम यहाँ लिखते हैं टू बैंक, अगर पे करते लेकिन पे नहीं कर रहे तो आशीष के थ्रू सेटल कर रहे हैं, तो टू एज कैपिटल अकाउंट लिख लो और यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना मिसेज एज लोन, ठीक है। अब अमाउंट नहीं लिखा ना, तो यहाँ से देखो 9,000 है ना, तो यहाँ पे 9,000 ही आएगा। आई बात समझ में। फिर है बाय डेटर, फिर सेकंड पॉइंट पे देखो डेटर रियलाइज करवा रहा है, तो यहाँ लिखो बाय बैंक, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट और डेटर्स लिख देते हैं। डेटर्स यहाँ पे रियलाइज हो रहे हैं, मतलब बेचे जा रहे हैं मार्केट में। अब बेचे जा रहे हैं मतलब समझ लो पैसा मिल गया डेटर्स के अगेंस्ट, यही मतलब है। तो 18,500 मिल रहे हैं, ठीक है, तो वो लिख दिया। प्लांट के लिए 10% मोर मिल रहे हैं, तो प्लांट हमारा 2,10,000 का था, तो 2,10,000 में 10% और मिलेगा, मतलब 21,000 और मिलेंगे, तो 2,31,000 फिगर आ जाएगी, ठीक है। 2,10,000 था, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2,10,000 था, 10% का फायदा हुआ, मतलब 21,000 एक्स्ट्रा बेचा गया, तो 2,31,000 में प्लांट हमारा सेल किया गया, तो वही फिगर मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। इसके बाद मैं देख रहा हूँ और कुछ हमारे पास स्टॉक की एडजस्टमेंट है, और स्टॉक का ना देखो स्टॉक का भी यही आएगा क्योंकि स्टॉक के दो पार्ट्स हुए हैं। तो पहले एक बारी ना स्टॉक का मैंने लिख तो दिया, अमाउंट समझाने के लिए मैं आपको एक बारी व्हाइट शीट पे स्टॉक का हिसाब किताब समझाता हूँ। देखो भाई स्टॉक का हिसाब किताब समझ लो। स्टॉक हमारे पास 24,000 का गिवन है, इसके दो टुकड़े हो गए हैं। एडजस्टमेंट हमारे को गिवन है थर्ड एडजस्टमेंट, उसमें कह रहा है कि 40% स्टॉक कनव लेकर जा रहे हैं, 60% स्टॉक हम सेल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो 40% स्टॉक कनव लेकर जा रहा है ना, तो पहले तो निकालो 40% हुआ कितना, 24,000 इंटू 40/100, ठीक है, ये 40% हुआ, 24,000 टोटल स्टॉक है, और इसको वो वैल्यू कर रहा है 20% कम पे। तो अगर वो इसको 20% कम पे वैल्यू कर रहा है, इसका मतलब वो इसको 80% पे वैल्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप ये कैलकुलेट करोगे आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा, और जो कि कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 7,680 रुपीज, ठीक है, ये हमारा डायरेक्ट आएगा। तो अगर आपको जैसे 80% नहीं समझ आया, आप क्या करो 24,000 का 40% निकालो, उसमें से माइनस कर लेना 20%, जो भी इसका आंसर आएगा। तो 24,000 का 40% आएगा आपका 9,600, तो 9,600 में से माइनस कर देना 20% किसका, 9,600 का ही, 9,600 का ही 20% माइनस कर देना, तो भी आपका सेम आंसर आ जाएगा 7,680, ठीक है। बचा हुआ 60% का क्या हिसाब किताब है जरा वो समझ लेते हैं। तो 24,000 का 60% निकालेंगे, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 14,400, ठीक है। तो 14,400 को जो रिमेनिंग स्टॉक है उसने बोला 10% और पे बेचा गया, तो 14,400 मल्टीप्लाइड बाय 10/100 कर लेना, ठीक है। तो ये स्टॉक हमारे यहाँ कैश में बेचा गया, 14,400 का स्टॉक था लेकिन वो 10% महंगा बेचा, तो 10% का ये प्रॉफिट में ऐड कर रहा हूँ। तो ये मेरा सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15,000
15,840, ठीक है, ये लिखा नहीं जा रहा, एक मिनट में लिख देता हूँ यहाँ, 15,840, तो ये इतना अमाउंट आ जाएगा। तो ये दो पार्ट हो गए, ये कैश वाला हो गया 15,840 और ये 7680 कनव के कैपिटल अकाउंट से हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये फिगर जरा हम डालते हैं अपने रियलाइजेशन अकाउंट में। स्टॉक के सामने लिख रहा हूँ 15,840 कैश वाला, ठीक है। अच्छा, अब ये तीनों ऐड करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 2,65,340। फिर मैं यहाँ पर लिखूंगा बाय केस कैपिटल अकाउंट स्टॉक के लिए, रिमेनिंग स्टॉक के लिए, तो रिमेनिंग स्टॉक मेरा 7680 का था जो मैं यहाँ से ले लिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये हमारे 3 पॉइंट्स डिस्कस हो गए। फोर्थ पॉइंट मेरा नो एंट्री था, क्रेडिटर और इन्वेस्टमेंट वाला। इसका मतलब कि ये ट्रेड क्रेडिटर और ये इन्वेस्टमेंट आपस में सेट ऑफ हो गए, ठीक है। तो इन दोनों का मतलब ट्रेड क्रेडिटर का टू कैश नहीं करा और इन्वेस्टमेंट का बाय बैंक नहीं करा, आपस में ये लड़ा दिए, मतलब ये खत्म हो गए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट पॉइंट है ई पॉइंट। तो ई पॉइंट के हिसाब से हमारे को क्या क्या करना है जरा वो कर लेते हैं, ठीक है। तो एक तो वहां पर हमारे पास गिवन है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमने ट्रांसफर करने हैं कनव को, ठीक है। तो कनव को हमने रिमनरेशन जो दी थी ना, ये उसकी बात कर रहा है, रिमनरेशन का जस्ट पैसा हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं और उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो भी है हमें मतलब नहीं है। तो टू कनव्स कैपिटल अकाउंट 12,000 मैंने यहाँ लिख दिया और टू बैंक अकाउंट मैंने लिखा, किसके लिए लिखा, देखो ट्रेड क्रेडिटर्स के लिए नो एंट्री, ठीक है। मिसिज एज लोन हम ऊपर कर चुके हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जाएगा नहीं, ईपीएफ रह गया, ठीक है। एम्प्लॉयज को भी तो पैसा देंगे ना यार, इनका पैसा मारेंगे थोड़ी, फर्म बंद कर रहे हैं, इनके 60,000 रुपए फर्म के पास पड़े हैं, तो ये हम एम्प्लॉयज को पैसा उनका वापसी कर देते हैं, ठीक है। तो 60,000 रुपीज हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से हमने सारी एडजस्टमेंट्स कर लिए। एक बार ये मैं चेक कर ले तो कहीं कोई पॉइंट रह ना गया, और अगर हमारा डन है क्वेश्चन तो हम फिर टोटल करेंगे। तो टोटल करते हैं, हमारा कंप्लीट हो चुका क्वेश्चन। तो यहाँ पे टोटल क्रेडिट साइड का ज्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो क्रेडिट साइड का टोटल पहले करेंगे। ये आएगा 4,26,020, 4,26,020 रुपीज। तो टोटल बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया, इस साइड कॉपी करा, और यहाँ पे हमारी जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है वो क्या आएगी, गेन, ठीक है। तो टू गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आशीष और कनव, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 20,020 रुपीज। और क्वेश्चन में आप देखो जरा आपको क्या गिवन है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो फर्स्ट लाइन में गिवन है 3:2, ठीक है। फर्स्ट लाइन बिल्कुल बैलेंस शीट के ऊपर गिवन है 3:2। तो 20,020 को 3:2 में बांटेंगे तो यह आ जाएगा 12,012 रुपीज और 8,008 रुपीज, ठीक है। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट हमारा कंप्लीट है और इस क्वेश्चन में बस यही करना था। तो हमारा क्वेश्चन डन है। अब इसके बाद स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो भाई, कह रहा है आर एल एम एंड बी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1st April विद कैपिटल्स ऑफ दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन 4 लाइन का लेकिन आंसर बहुत बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिक्कत है कि ये जो आपको कैपिटल्स गिवन है ना 1,80,000 60,000, ये कैपिटल 1st April के, यानी कि ये ओपनिंग कैपिटल है, ये ओपनिंग कैपिटल है जिस दिन बिजनेस शुरू हुए। हम लोग डिसोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। हमारे सारे क्वेश्चंस के क्या है, क्या चल रहे हैं क्वेश्चंस कि बिजनेस हमारा बंद हो रहा है, शट डाउन हो रहा है। तो ये तो जिस दिन बिजनेस चालू हुए, स्टार्ट हुआ, उस दिन की कैपिटल है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये कैपिटल हमारे को इंटरेस्ट हमें इसमें नहीं है, हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। जिस दिन बिजनेस बंद हो रहा है उस दिन का हमें डेटा चाहिए, हो सकता है। तो यहाँ पे रेशियो दे दी 4:3:3 फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च। देखो 1st April 2023, 31st मार्च 2024, ये एक साल आगे आ गए, ठीक है। एक साल आगे आ गए, एक दिन का फर्क नहीं है, ये पूरे 365 डेज का फर्क है। ईयर देखो भाई, ये पिछला साल है, ये अगला साल है, ठीक है। तो पूरा एक साल बीत गया। तो कह रहे एक साल बीतने के बाद फर्म को क्या हो गया, नुकसान हो गया। ईच ऑफ द पार्टनर्स विड्रू 10,000 ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर्स की ड्राइंग्स गिवन है। तो यहाँ क्योंकि नुकसान हो गया, पार्टनर्स ने ड्राइंग्स कर ली, तो इस रीजन से ये डिसोल्यूशन वगैरह करेंगे, आगे बताएगा। तो यही कह रहा है ऑन 1st April, मतलब जस्ट अगले दिन इन्होंने फर्म बंद करी। क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म स्टूड एट 24,000, क्रेडिटर्स बता दिए। एंड कैश इन हैंड, कैश कितने दुकान में, 4,000 का कैश पड़ा है। एसेट्स बेची, अब देखो डिसोल्यूशन का बता रहा है, रियलाइज मतलब बेच डाला। एसेट्स बेचने पर 3 लाख रुपए मिले। क्रेडिटर्स वर पेड 23,500 इन सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। 24,000 देने थे, 500 रुपये कम दिए हमने और जुगाड़ कर लिया, डिस्काउंट मांग लिया, एडजस्टमेंट कर ली, ठीक है। उनको बोला भाई हम 500 रुपये कम ही देंगे, तो रजामंदी के हिसाब से 500 रुपये कम दे दिए। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट एंड शो योर वर्किंग क्लियरली। तो सिंपल है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ। अब आपको क्वेश्चन यहाँ पे एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा या पीछे जाके एक बार फिर से रिवाइंड कर लो। क्वेश्चन में दिक्कत ये है कि आपको बैलेंस शीट गिवन नहीं है। जितने क्वेश्चन हमने करे थे उसमें बैलेंस शीट गिवन थी। अब बैलेंस शीट गिवन नहीं है तो रियलाइजेशन बनेगा कैसे,
क्योंकि रियलाइजेशन जब हम बनाते हैं तो हमारा पहला स्टेप क्या होता है, क्वेश्चन में दी हुई बैलेंस शीट में से डेटा कॉपी करते हैं ना, एसेट्स और लाइबिलिटीज लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे को बैलेंस शीट गिवन नहीं है, तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले बैलेंस शीट बनानी है। आई बात समझ में? डायरेक्टली रियलाइजेशन नहीं बनेगा क्योंकि क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन नहीं है, तो इसलिए अब हम खुद से बैलेंस शीट ड्रॉ करेंगे। देखो भाई, बैलेंस शीट हम ड्रॉ करें, जब हम खुद बैलेंस शीट ड्रॉ करेंगे, याद रखना ऐसी बैलेंस शीट के साथ आपने लिखना है मेमोरेंडम वर्ड, ठीक है, मेमोरेंडम वर्ड लगा देना क्योंकि हम खुद से बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखो आपको लिखनी है कैपिटल अकाउंट्स, तो कैपिटल अकाउंट्स हम लिखेंगे, यहाँ पे तीनों पार्टनर्स लिख देते हैं, राम, लक्ष्मण और भरत, ठीक है। तो R, L और B में शॉर्ट में लिख लो, बेशक प्रैक्टिस कर रहे हो तो, ठीक है। 3 पार्टनर्स के नाम लिखें, ठीक है। और फिर लिखते हैं यहाँ पे लाइबिलिटीज, जो क्वेश्चन में गिवन है क्या है, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स हमें कितने गिवन है, 24,000, और आपको कैश इन हैंड गिवन है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे कैश इन हैंड लिख लो 4,000। डेट ध्यान से देखो क्या लिखे, 31 मार्च 2024, यहाँ पे 1 अप्रैल 2024 लिखोगे वो भी चल जाएगा, ठीक है। तो 1 अप्रैल भी लिख सकते हो डेट ऑफ बैलेंस शीट, वो भी वर्क कर जाएगा। अच्छा, अब हमें क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है उस हिसाब से मैंने यहाँ पर बैलेंस शीट प्रिपेयर करी है। अब कुछ बच्चे हो सकता है यहाँ पे कैपिटल लिखे, आप ध्यान से देखो, आपको जो कैपिटल की वैल्यूज गिवन है वो कौन सी डेट की गिवन है, 1 अप्रैल 2023 की गिवन है, ठीक है। और हमें यहाँ पे बैलेंस शीट जो बना रहे हैं उससे अगले साल की बना रहे हैं, तो इसका मतलब है मुझे क्वेश्चन में जो कैपिटल गिवन है वो ओपनिंग कैपिटल गिवन है वो नहीं चाहिए, मुझे क्लोजिंग कैपिटल चाहिए, ठीक है, मुझे क्लोजिंग कैपिटल चाहिए। तो क्लोजिंग कैपिटल के लिए या तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लो, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना, मैं यहाँ शॉर्ट में करा देता हूँ, ठीक है, तो भी वर्क कर जाएगा क्योंकि ये काम तो वर्किंग नोट में करना है। तो ओपनिंग कैपिटल देखो, मेरे को राम की कितनी गिवन है, 1 लाख रुपीज गिवन है, ठीक है। और लक्ष्मण की कितनी गिवन है, 80,000 गिवन है, और उसकी कितनी गिवन है, 60,000, भरत की 60,000 गिवन है। तो अब आप खुद सोचो, लॉस हुआ है 50,000 का, ठीक है। तो जो मेरा लॉस हुआ है मैं यहाँ ऊपर लिखता हूँ, 50,000 का जो लॉस हुआ है कौन सी रेशियो में जाएगा, हमारे पास रेशियो गिवन है 433 गिवन है आई थिंक, हाँ, तो यहाँ पे 433 गिवन है। तो 50,000 का लॉस है 433, तो लॉस कैपिटल को घटाएगा ना, तो ओपनिंग कैपिटल 1 लाख थी, तो ओपनिंग कैपिटल के हिसाब से लॉस बांटूंगा, तो लॉस है तो इनकी कैपिटल अब रिड्यूस होगी, ठीक है। तो ये कितना होगा, -20,000, फिर होगा -15,000, और ये होगा -15,000। तो ये मैं लॉस बांट दिया, ठीक है, -20,000, -15,000, -15,000 लॉस बांट दिया। फिर उन्होंने ड्राइंग्स करी है सभी ने 10-10 हज़ार की, तो -10,000, -10,000 और -10,000। क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला पार्टनर्स कैपिटल बनाने को, इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट में कर दिया। आप चाहो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास राम की क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ जाएगी, 70,000, तो ये मैं यहाँ लिख दिया 70,000, ठीक है। लक्ष्मण की क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 65 की 55 आ जाएगी, और भरत की कितनी आ जाएगी, 35,000, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर कैपिटल अकाउंट्स लिख दिए, ये क्लोजिंग कैपिटल आ गई, ठीक है, एडजस्टमेंट करने के बाद। अब आप ध्यान से देखो, अब एसेट्स में मेरे को सिर्फ एक ही एसेट पता है, कैश इन हैंड, और भी एसेट होंगी, डेटर्स वगैरह, ठीक है, जैसे हमारे को डेटर्स हो सकता है हमारे पास हो, कुछ एसेट होगी, मशीनरी होगी, फर्नीचर होगी, वो सब होगा, वो नहीं पता, तो वो कितना था मेरे को नहीं पता, तो मैंने लिख दिया सन्ड्री एसेट्स, ठीक है। और वो क्योंकि मेरे को नहीं पता, तो उसको मैं कैसे निकालूंगा, बैलेंसिंग फिगर के थ्रू निकालूंगा। तो यहाँ बड़ी वाली साइड मेरी लाइबिलिटीज की है, इसका टोटल मैं पहले कर दूंगा, तो मैंने इसका टोटल करा, लिख दिया 1,84,000, और 1,84,000 बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया, दूसरी साइड यहाँ लिख दिया। तो इसमें से 4,000 सब्ट्रैक्ट करें तो मेरी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 1,80,000 रुपीज, ठीक है। तो सन्ड्री एसेट्स मेरे पास आ गई, ये निकालना बहुत जरूरी था सन्ड्री एसेट्स, क्योंकि इसके बिना ना आप रियलाइजेशन बना नहीं पाओगे। तो हमारे को बैलेंस शीट जो क्वेश्चन में गिवन होती थी ना, वो समझ लो उसको ये रिप्लेस कर रही है, हमें गिवन नहीं है ना, तो हमने उसके लिए ये बना ली। अब इसको देख देखकर, इस बैलेंस शीट को देख देखकर हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, डेबिट साइड में लिखते हैं टू सन्ड्री एसेट्स, क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट होती है वहां से कॉपी करेंगे, लेकिन हमारे पास तो क्वेश्चन में नहीं है, तो हम अपनी मेमोरेंडम बैलेंस शीट से डेटा कॉपी करेंगे, ठीक है। तो पहले डेटा कॉपी करेंगे, सन्ड्री एसेट्स के सामने लिखेंगे 1,80,000, ये अभी निकाला। सन्ड्री लाइबिलिटीज में आपके पास सिर्फ एक ही लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स की, ठीक है। तो ये आप बैलेंस शीट मेमोरेंडम वाली में देखोगे 24,000 है, ठीक है। अच्छा, अब ये सन्ड्री एसेट्स बेचकर कितना पैसा आया, क्वेश्चन में गिवन है कितना, 3 लाख। देखो लास्ट लाइन में गिवन है क्वेश्चन में, एसेट्स रियलाइज 3 लाख, तो मैं यहाँ लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट, और यहाँ लिखेंगे एसेट्स रियलाइज्ड, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दो एसेट्स रियलाइज्ड, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3,00,000
रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख दिया 3 लाख रुपीज़। फिर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे टू बैंक मतलब मैंने लाइबिलिटीज पे करी है, लाइबिलिटी क्रेडिटर्स पे करा है। क्वेश्चन में गिवन है, हमने इनको 500 रुपये कम दिए ना, 500 रुपये छुड़ा लिए, तो 23,500 हमने इनको पे करे। अच्छा, अब और कुछ भी काम नहीं करा है, तो आप देखो बड़ी साइड कौन सी दिख रही है, ये तो छोटी दिख रही है, क्रेडिट साइड बड़ी दिख रही है, तो क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 3,24,000। तो इसी का टोटल यहाँ कॉपी मारा, ठीक है, 1 मिनट मैं ऊपर कर देता हूँ, अब दिख जाएगा। तो ये कॉपी करा 3,24,000, बैलेंसिंग फिगर को बोल देना टू गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, तो RLB, ठीक है। और रेशो अपने पास क्या है 433, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है 433, और हमारे पास गेन कितना है 1,20,500, ठीक है। तो इसको बांटेंगे 433 में, तो ये आ जाएगा 48,200, 36,150 और 36,150, ठीक है। तो सारी फिगर्स हमारी मैच हो गई हैं आंसर से, सोल्यूशन से। तो अपना ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट है। बाकी कंटिन्यू करेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो से। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ चैनल को शेयर जरूर करना है, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लेना अगर यार सब्सक्राइब नहीं करा है तो। और डिसोल्यूशन चैप्टर अभी करना पड़ेगा, काफी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो हमारे को कुछ वीडियोस थोड़ा सा टाइम इसमें लग जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।